हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन। तो बेटे हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नया टॉपिक क्या, हम उसी टॉपिक को चैप्टर नंबर 5 जो हमारा मैग्नेटिज्म है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे ड्यू टू ए बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट के कारण। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक देखो क्या है। टॉपिक ये है कि हमने एक बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दिया। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये भाई आपको पता ही होगा डायरेक्शन का। तो ठीक है, और पैरेलल और इक्विडिस्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कैसा है ये? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अच्छा डायरेक्शन नहीं बताई भाई आपने। डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ। ठीक है, इधर नॉर्थ पोल होगा और इधर साउथ पोल होगा। तो यहां पर हमने एक बार मैग्नेट रख दी, ये बार मैग्नेट रखी और इसमें ये साउथ पोल था और ये नॉर्थ पोल था। तो हम देखेंगे कि जो ये नॉर्थ पोल है ना, ये साउथ इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और ये नॉर्थ पोल इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो ये बार मैग्नेट कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये बार मैग्नेट कुछ इस तरह से हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, ऐसा ही हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी किया था। अगर स्टूडेंट्स आपने रेगुलर क्लास अटेंड की थी तो सेम वही प्रोसीजर हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो ये मैग्नेट थी, ये मैग्नेट हमारी ये लेट मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही थी? थीटा एंगल बना रही थी। कितना एंगल बना रही थी भाई? थीटा एंगल बना रही है। किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो हमारे टॉपिक का क्या नाम रहेगा? टॉपिक का नाम रहेगा भाई टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। आपको एग्जाम में दे सकता है टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट एंड टॉर्क ऑन ए सोलेनोइड। सोलेनोइड भी दे सकता है भाई यहाँ पे। आगे चलकर हम जो कल वीडियो हम बनाएंगे उस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बार मैग्नेट सोलेनोइड के इक्विवेलेंट होती है और सोलेनोइड बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट होता है। दोनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करने वाले हैं हम। ठीक है, कि सोलेनोइड जितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट भी बनाती है। एक्सियल लाइन पर हम इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरह से क्वेश्चन बन सकता है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड। टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल और टॉर्क ऑन ए सोलेनोइड। ठीक है, और कहाँ पर रखा गया है? एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। और हमारे जो बार मैग्नेट है वो कितना एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ? थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, लेट जो जो दे रखा है वो मान, जो जो लेना है वो मान लो। मैग्नेटिक लेंथ कितनी है? मैग्नेटिक लेंथ हम लेकर कितनी चलते हैं भाई? 12। कैलकुलेशन के लिए सिंपली बात है भाई। अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्यू एम इज पोल स्ट्रेंथ। दिस इज द पोल स्ट्रेंथ। नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ कितनी? क्यू एम। साउथ पोल की स्ट्रेंथ कितनी? क्यू एम। ठीक है, तो फोर्स ऑन नॉर्थ पोल, जो हमारी ये बार मैग्नेट थी, ये बार मैग्नेट थी, इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स लगेगा भाई। ये साउथ है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर इधर एक फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? और वो फोर्स कितना होगा? क्यू एम मल्टीप्लाइड बाई बी। कितना फोर्स लगेगा? क्यू एम मल्टीप्लाइड बी। क्यू एम मल्टीप्लाइड बाई बी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन बोलो भाई।
किसके, आप टुवर्ड साउथ भी कह सकते हो डायरेक्शन को, या अलोंग बी भी कह सकते हो, क्योंकि ये जो फोर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अलोंग बी। आप इसको लिख सकते हो टुवर्ड साउथ, ठीक है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का साउथ की तरफ, ठीक है, या टुवर्ड्स एस भी लिख सकते हो। आपको एक एक चीज मेंशन करनी पड़ेगी बेटे, कि यहां पर ये चीज है और ये ऐसे है। जहां भी आप वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हो बेटे, मेंशन इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन हमेशा बताओ। एग्जामिनर को कहीं भी नंबर काटने का मौका ही मत दो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, फोर्स ऑन साउथ पोल। साउथ पोल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा भाई, स्ट्रेंथ ये QM है तो यहाँ भी कितनी होगी, जितनी नॉर्थ पोल के ऊपर स्ट्रेंथ होगी उतनी साउथ पोल पे होगी या नहीं होगी, QM होगी। यहाँ भी कितना मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है हमने इसको, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, B होगी। और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, दिस इज फोर्स QM मल्टीप्लाइड बाई B, दिस इज अलोंग, सॉरी अलोंग नहीं भाई, आप B में बता रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू B बताओ इसमें, तो B से अपोजिट डायरेक्शन हुई या नहीं हुई, ये B मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर थी, ये इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, तो B की डायरेक्शन कौन सी, सॉरी ये फोर्स की डायरेक्शन कौन सी हो गई, अपोजिट तो होगी या नहीं होगी, तो लिख दो भाई ऑपोजिट टू B। अब दो फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे हुए हैं, दो फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे हुए हैं, इक्वल भी हैं, ठीक है, अपोजिट भी हैं, इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं, तो ये क्या बनाएंगे, द फोर्सेस ऑन टू पोल्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ये इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं, तो क्या बनाते हैं भाई, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था या फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था या थर्ड चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, फोर्स ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उस टॉपिक के अंदर पढ़ा था। देखो 4 साइड ली थी हमने, लेंथ ब्रेथ लिया था, ठीक है, 2 तो कैंसिल हो गए थे अपवर्ड और डाउनवर्ड वाले, थोड़ा बहुत ध्यान है तो सुना, थोड़ा बहुत ध्यान है तो करो इसको। क्या बनाएंगे इस तरह से, ये दे फॉर्म ए कपल, ये क्या बनाएंगे, एक कपल बनाएंगे, और कपल बनाई है तो क्या होगा, टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, बिटवीन टू फोर्सेस, इन फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा भाई, ये वाला होगा, ये वाला, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा, ये लेंथ कितनी दे दी 2L, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है। थीटा के सामने साइड क्या होती है, बोलो, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज गिवन है, क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो इनमें रिलेशनशिप कौन बनाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में इनमें रिलेशनशिप बनाएगा साइन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। हमारा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज द इज लेंथ ऑफ दिस बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट की लेंथ जो कि कितनी है 2L है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा 2L साइन थीटा, तो टॉर्क कितनी होगी QM मल्टीप्लाइड बाई आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स कितना लिया QM मल्टीप्लाइड बाई 2L साइन थीटा, ठीक है, आया समझ में।
और फोर्स कितना है, क्यू एम बी, ये है ना फोर्स, क्यू एम बी इंटू 2L साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं भाई एम बी साइन थीटा, वेयर एम इज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कल भी पढ़ा था हमने, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, क्यू एम इंटू 2L इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। समझ में आया? तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब बेटे देखो ये टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर फॉर्म में अगर एग्जाम में लिखना आ जाए तो कैसे लिखोगे, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस टॉर्क। इस टॉर्क की ये क्या हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद इसके स्पेशल केस पढ़ते हैं भाई, क्या पढ़ते हैं, स्पेशल केस। तो टॉर्क कितना आया हमारे पास, एम बी साइन थीटा। ठीक है। टॉर्क मिनिमम कब होगी, टॉर्क मिनिमम कब होगी, सॉरी टॉर्क मिनिमम कब होगी भाई, जब थीटा कितना हो, 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0। उस टाइम पर टॉर्क भी कितनी हो जाएगी, 0। तो ये बार मैग्नेट ऐसे थी, अगर ये बार मैग्नेट ऐसे हो जाए तो ये जो थीटा एंगल है ये कितना हो जाएगा, 0 होगा या नहीं होगा। तो हमारी टॉर्क कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है। दूसरा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगी, टॉर्क मैक्सिमम होगी जब भाई थीटा कितना हो, 90 डिग्री। साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, टॉर्क कितना हो जाएगा, एम बी। टॉर्क कितना होगा, एम बी। और इस टाइम पर टॉर्क कैसा होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। स्टेबल अनस्टेबल आपने पढ़ा है। स्टेबल मीन्स सबसे कम फोर्स लगे, और अनस्टेबल मीन्स सबसे ज्यादा फोर्स लगे। ठीक है, सबसे ज्यादा फोर्स नहीं कहेंगे भाई। देखो एक मिनट, ये है हमारे पास, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। अगर हमने बार मैग्नेट को इस तरह से रख दिया, नॉर्थ और साउथ, और इधर हमारा साउथ नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो साउथ साउथ को रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। इस टाइम पे जो फोर्स है ना हमारा, वो फोर्स बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये इसको बहुत ज्यादा रिपेल करना चाहता है, डिस्टेंस कम है, और ये इसको बहुत ज्यादा रिपेल करेगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो रिपल्शन के कारण इस टाइम पर जो फोर्स होगा ना, वो फोर्स बहुत ज्यादा होगा। हम टॉर्क की बात नहीं कर रहे भाई, फोर्स की। ठीक है। तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। दिस इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपने पढ़ा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कितने डिग्री पर होता है, 180 डिग्री पर। और अगर इधर साउथ कर दें, इधर नॉर्थ कर दें, तो नॉर्थ साउथ ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है। तो अब इसके ऊपर जो हमारा फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। फोर्स कितना होगा, 0। तो टॉर्क भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको कहते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा मस्ट बी 0, फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा मस्ट बी 180 डिग्री। ठीक है। फिर भाई इसके बाद यहां से हम टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ठीक है। तो टॉर्क और एम के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं। एम क्या है हमारा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। टॉर्क और एम के बीच में रिलेशनशिप बनाएं तो हमारे पास ये हो जाएगा भाई, टॉर्क इज इक्वल टू, या सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज
द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल हुई? टॉर्क के इक्वल हुई। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। और 1 कब होगी? जब एंगल कितना हो? 90 sin 91 होता है। तो ये प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए? प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, कितनी स्ट्रेंथ? हमारा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कितनी होनी चाहिए? 1। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। ठीक है, यहां से मैग्नेटिक मोमेंट की हम यूनिट वगैरह भी बना सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट किसके इक्वल हो जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क बाई, ये देखो m इज इक्वल टू ये टाउ, ये इधर आकर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? b साइन थीटा होगा, ये b साइन थीटा होगा। तो ये होता है टॉर्क यूनिट होती है न्यूटन मीटर, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, और साइन कांस्टेंट है हमारे पास, मींस डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट नहीं डायमेंशन लेस, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, यूनिट नहीं होगी, यूनिट लेस होता है। तो ये हो जाए न्यूटन मीटर पर टेस्ला, न्यूटन मीटर पर टेस्ला। और क्या लिख सकते हैं हम? जूल पर टेस्ला। और क्या यूनिट बना सकते हैं हम? एम्पियर पर एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हम बहुत यूज करने वाले हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाली यूनिट हम बहुत यूज करेंगे, आपकी न्यूमेरिकल्स में ये यूनिट दी मिलेगी। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट, इसकी डायमेंशन बनानी हो तो, डायमेंशन अगर हमें बनानी है तो डायमेंशन कैसे बनाओगे? डायमेंशंस के लिए एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई मीटर है, तो एल AL2। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन कितनी होगी? A एम्पियर, मीटर की जगह L स्क्वायर, AL स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा भाई, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, ठीक है, ये रोटेट हो रहा है, तो इसके अंदर कुछ न कुछ इसकी एनर्जी भी होगी। क्या होगी? इसके अंदर एनर्जी भी होगी। देखो, मैं इसको फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको कि भाई हमारे पास ये बाहर मैग्नेट थी, ये इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, इधर साउथ, इधर नॉर्थ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट की है। तो जैसे ही मैं इसको घुमाता हूँ, मैंने सपोज इसको ये ऐसे रखी हुई है, मैंने इसको थोड़ा हा घुमाया थीटा डिग्री, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ न कुछ एनर्जी होगी, उस एनर्जी की कहानी अपने आप ऐसे आ जाती है। आएगी या नहीं आएगी? सोचो थोड़ा। साउथ अपने आप उसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का, नॉर्थ उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ये ऐसे थी, फिर से समझो, यहाँ पर ऐसे थी डायरेक्शन, ये इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, सॉरी, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है। मैंने इसको घुमा दिया थोड़ा है, ऐसे घुमा के छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये अपने आप को फिर से उसी डायरेक्शन में एडजस्ट करेगी या नहीं करेगी? होगी भाई, क्योंकि साउथ जो है नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा और ये नॉर्थ इज साउथ को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो क्यों आया भाई? कुछ न कुछ इसके अंदर एनर्जी आई, और वो एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल, एक मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ठीक है,
हमें पता है टॉर्क कितना था, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, हमने क्या किया, रोटेट किया, तो इसको लिखना है इफ द डाइपोल इज रोटेटेड, अगर हमने डाइपोल को रोटेट कर दिया, इफ द डाइपोल इज रोटेटेड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ दिस टॉर्क, इस टॉर्क के अगेंस्ट हमने इसको रोटेट किया, अगेंस्ट द एक्शन ऑफ दिस टॉर्क, हमने देखो यहां से कुछ काम करना पड़ा है, इसको यहां से यहां पर फिक्स थी, ये यहां पर, ठीक है, इसको यहां से घुमाने के लिए कुछ काम करना पड़ा, और वो वर्क किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी की फॉर्म में होता है या नहीं होता। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी, तो वर्क किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखें, वर्क इज टू बी डन, हमें कुछ न कुछ काम करना पड़ा है, और ये काम किस फॉर्म में जाएगा, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, किस फॉर्म में गया भाई, ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में गया। ठीक है, लेट हमने इसको कितना रोटेट किया, लेट हमने डी थीटा रोटेट कर दिया, लेट द डाइपोल इज रोटेटेड विद एंगल डी थीटा, कितना चेंज किया भाई, इसको डी थीटा चेंज किया, तो थोड़ा काम करना पड़ेगा, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा होता है, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। भाई अगर आप लीनियर मोशन ले रहे हो और रेक्टेंगुलर मोशन में वर्क का फार्मूला होता है टॉर्क इंटू डी थीटा। ठीक है, ये क्लास 11th के कंसेप्ट थे, अगर आपको क्लियर नहीं हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क का फार्मूला कितना, एम बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। आया समझ में। अब यहां पर देखो, सपोज इनिशियली ये कितना एंगल बना रही है, थीटा 1 एंगल बना रही थी, इस थीटा 1 से मैंने इसको यहां पर रोटेट कर दिया थोड़ा, ये इतना, और ये एंगल कितना बन गया, अब यहां से ये वाला एंगल थीटा 2, तो थीटा 1 से थीटा 2 लेकर जाने में कुछ काम करना पड़ा, वो काम किस फॉर्म में स्टोर हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है, और कितना होगा वो काम, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो इंटीग्रेशन करते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसका दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट, इधर तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा, इधर डी थीटा आया है तो इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा, अपर लिमिट कौन सी, कहाँ से कहाँ देकर गए, थीटा 1 से कितने डिग्री पर रोटेट किया, थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई फिर हमारा u इज इक्वल टू, सॉरी वर्क डन का w इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, साइन थीटा था, w इज इक्वल टू हमारे पास आया हुआ था थीटा 1 से थीटा 2 एम बी साइन थीटा डी थीटा, ये लास्ट पेज पर रिजल्ट आया हुआ था। तो एम बी कॉन्स्टेंट, किसके विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, थीटा, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा, ये अपर लिमिट और ये हो जाएगी लोअर लिमिट। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम बी, माइनस बाहर ले लिया हमने, अपर लिमिट कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ठीक है, आ गया समझ में। तो वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एनर्जी की फॉर्म में, तो एनर्जी कितनी हो जाए, u इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, दिस विल बी एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद कुछ रिजल्ट्स भाई, पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी,
पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी जब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। और एनर्जी का फार्मूला क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से? टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा, माइनस एम बी कोस थीटा। ठीक है। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा, ये हो जाएगा माइनस एम इंटू बी कोस जीरो 1, तो माइनस एम बी। दिस इज अगेन 0 डिग्री पर क्या बताया था? स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी भाई? मिनिमम होगी। ठीक है। ये था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज जीरो। पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की जीरो कब होगी? जब एम इज परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है भाई। दूसरा स्पेशल केस क्या है? जब थीटा कितना दे रखा हो? 0 डिग्री दे रखा हो, तो ये हो जाएगा यू इज इक्वल टू माइनस एम बी। ठीक है। कोस 0 1 होता है, तो ये बच जाएगा माइनस एम बी। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। और इसको क्या? मिनिमम होगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम और मिनिमम। फिर वही व्हेन थीटा इज 180, ये थीटा किसके बीच में एंगल है भाई? मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच में एंगल लेकर चल रहे हैं हम। ठीक है। तो u इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री इज -1, तो ये u इज इक्वल टू एम बी। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पर? मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब मैग्नेटिक मोमेंट इज एंटी पैरेलल टू बी। मैग्नेटिक मोमेंट इज एंटी पैरेलल टू बी। ठीक है। और इसको क्या कहेंगे हम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आ गया समझ स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, साथ साथ हम एक टॉपिक और करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई। तो हमने देखो बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है। और दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू, ये जो सर्कुलर मोशन है ना, ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट है? एक करंट लूप के इक्विवेलेंट है भाई। क्यों? क्योंकि देखो यहां ध्यान से समझना आप एक चीज, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या बनता है? करंट बनता है या नहीं बनता? तो ये एक करंट कैरिंग लूप बन गई। ठीक है। क्या बन गई? एक करंट कैरिंग लूप। तो लिख सकते हैं हम द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू ए करंट लूप विच पोजेसेस ए, जिसके पास ये क्या होगी? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी। विच पोजेसेस ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
और हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होती है, NIA। मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, NIA, वेयर N इज नंबर ऑफ टर्न्स, I इज करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, A इज एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और रेडियस कितने रेडियस के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, ये R रेडियस पे, और किस स्पीड से जा रहा है, V स्पीड से, और टाइम पीरियड कितना है, T टाइम पीरियड है। फिर से सर्कल, ये ऑर्बिट है कोई भी, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसका रेडियस कितना है ऑर्बिट का, R है, वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, V वेलोसिटी से, कितने टाइम लग रहा है इसको रिवॉल्यूशन में, T टाइम ले रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट कौन सी डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज में होगा या नहीं होगा। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया जाता है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो ये करंट कितना बनाएगा, इक्विवेलेंट करंट, इक्विवेलेंट करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, E बाई टी। तो देखो भाई, टाइम कितना होता है, T इज इक्वल टू 2πr बाई V, कहाँ से आया, डिस्टेंस बाई स्पीड है फार्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना, कितने सर्कुलर पाथ सरकमफ्रेंस 2πr, कितनी स्पीड V, तो पुट कर दो, EV डिवाइडेड बाई 2πr होगा या नहीं होगा, होगा। और एरिया कितना होगा, एरिया πr स्क्वेयर, ये एरिया हो गया πr स्क्वेयर, ये जो एरिया था ये πr स्क्वेयर हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन है, N इज नंबर ऑफ लूप्स, एक लूप है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, M इज इक्वल टू IA होता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, IA। I इज करंट कितना आया था हमारा, देखो बच्चों, करंट कितना आया, EV डिवाइडेड बाई 2πr, और एरिया कितना आया, πr स्क्वेयर। तो EV डिवाइडेड बाई 2πr तो करंट आया था, और एरिया कितना था, πr स्क्वेयर, R से R कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया, EVR डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक मोमेंट हमारा कौन सा है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आया है। कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कौन सा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का मीनिंग है मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन के कारण आया है, ऑर्बिट में घूम रहा है ना, उस मोशन के कारण आया है। तो इसको हम कई बार रिप्रेजेंट कर देते हैं भाई म्यू एल से, किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम इसको, म्यू एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो म्यू एल हमारे पास अब क्या रहेगा, म्यू एल, ये एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन को। तो हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, EVR बाई 2। ठीक है, अब इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो करंट कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ से हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्शन। बोलो भाई डायरेक्शन कौन सी होगी, ये यहाँ पर
डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। ये करंट है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इसमें इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ठीक है। तो हमारे जो डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसकी डायरेक्शन किधर आएगी, इनवर्ड डायरेक्शन आएगी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन किसकी हो गई, म्यू एल। म्यू एल, म्यू एल क्या है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आ गई। समझ में आया, ये हमने अप्लाई किया। ये करंट इधर जा रहा है, फिंगर्स किधर जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं, तो इनवर्ड, ये डाउनवर्ड बना रखा है भाई, ये इस तरह से बनेगा। इनवर्ड क्या है, यूएल की डायरेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद ये तो थी मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। अब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। और ये हो जाएगा mvr होता है। मैग्नेटिक मोमेंट की एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, mvr, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, एंगुलर मोमेंटम की जब हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी है, अपवर्ड है, ठीक है। तो दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा म्यू एल डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू ई वी आर बाई टू। म्यू एल की वैल्यू कितनी है, ई वी आर बाई टू, एल की वैल्यू कितनी है, एम वी आर डिवाइडेड बाई एम वी आर। वी आर से वी आर कैंसल, ये हो जाएगा E बाई टू एम ई, वेयर एम ई इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एम ई इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो हमारे पास वैल्यू, ये जो हमारे पास फार्मूला आया है, ये एक कांस्टेंट है। E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो ये रेशियो हमारे पास एक कांस्टेंट है और इसको क्या कहते हैं हम, जायरोमैग्नेटिक रेशियो, E बाई टू एम ई। दिस इज नोन एज जायरोमैग्नेटिक रेशियो, दिस इज नोन एज जायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू एल इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई टू एम ई इंटू एल, ई बाई टू एम ई इंटू एल। और वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये भी ध्यान रखना, जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई बाई टू एम ई इंटू एल। और यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन क्यों आई, ये डायरेक्शन नेगेटिव क्यों लगाई भाई, क्योंकि देखो हमारा जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी है, अपवर्ड है। तो नेगेटिव साइन इनकी डायरेक्शन के लिए आया है, ठीक है। फिर इसके बाद इसको थोड़ा और ड्राइव करते हैं। जायरोमैग्नेटिक रेशियो आया समझ में, यू एल बाई एल इज इक्वल टू ई बाई, यू एल इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। एल इज एंगुलर मोमेंटम, ये किसके इक्वल आया है, चार्ज डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ मास। और इसको क्या कहते हैं हम, जायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। और इसकी वैल्यू और लिख लो भाई, अगर हम इसकी वैल्यू लिखते हैं जायरोमैग्नेटिक, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8.8 इंटू 10 की पावर 10, चार्ज की यूनिट हो जाएगी कूलम और मास किलोग्राम, कूलम पर केजी। 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी, ठीक है। डायरेक्शन भी आ गई समझ में। अब इसको थोड़ा और अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स
आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बोर सेकंड पोस्टुलेट। बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या था, है ध्यान भाई? हमारे फिजिक्स में ये आगे चलकर फिर यूज होगा बोर सेकंड पोस्टुलेट। 8th यूनिट में जब हम एटम और न्यूक्लियस पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको कंप्लीट केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। थॉमसन मॉडल, बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। सिर्फ हमें उनके न्यूमेरिकल्स करने हैं, थोड़ा डेरिवेशन करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे, बाकी कंसेप्ट आपके केमिस्ट्री के ही लगेंगे, ठीक है। तो बोर का सेकंड पोस्टुलेट बताओ भाई, नहीं ध्यान है तो बेटे ध्यान रखना। देखो बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम की बात करें भाई, MVR, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। angular momentum is angular momentum of a moving electron is equal to integral multiple of h/2 पाई। अभी आपने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया, L इज इक्वल टू MVR था, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो MVR इज इक्वल टू इंटीग्रल नंबर मीन्स NH/2 पाई, ठीक है। ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 इंटीजर्स होंगे। अब ये होंगे तो हमारे पास, और h क्या है यहाँ पर, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है हमारे पास यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो L इज इक्वल टू NH/2 पाई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? हम लिख सकते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन थी भाई, ये वाली इक्वेशन देखो, ये वाली, ठीक है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या वैल्यू कितनी थी, म्यू L इज इक्वल टू E/2me इंटू L आया था। L की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, E/2me, L की जगह पर पुट कर सकते हैं हम NH/2 पाई, ठीक है। तो म्यू L इज इक्वल टू NEH/2 टू द 4 पाई ME, ठीक है। 2 टू जा 4 पाई ME, सॉरी ये E है इस तरह से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ME क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ME है ये कंप्लीट। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ठीक है, ये किसके लिए है, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट के लिए है। nth ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स के लिए है ये, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितना होगा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर फर्स्ट ऑर्बिट इज EH/4 पाई ME. ME is mass of electron, E is charge on electron, H is Planck's constant, 4 constant, pi constant, ME constant। तो सभी क्या हैं यहाँ पर, constant हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये कंक्लूजन में आगे पेज पे लिख रहा हूँ, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया भाई हमारा, N इज इक्वल टू EH/4 पाई ME, वेयर ME इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बोर मैग्नेटॉन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, और एग्जाम में इसकी डेफिनेशन आई हुई है, व्हाट डू यू मीन बाय बोर मैग्नेटॉन। तो बोर मैग्नेटॉन क्या हुआ, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट
एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स orbital motion in the first orbit of hydrogen, in the first orbit of hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। बोर मैग्नेटॉन, मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। बहुत साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि हम बोर मैग्नेटॉन जब भी यूज़ करेंगे हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालेंगे और हाइड्रोजन एटम लेंगे, ठीक है। और ये हम जब 8th चैप्टर करेंगे उस टाइम पे क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन ही क्यों ले रहे थे हम, ठीक है। म्यू बी इज इक्वल टू, इसको अब हम म्यू बी से लिख सकते हैं या म्यू एल मिनिमम, सबसे कम, मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे कम होगा मैग्नेटिक मोमेंट, तो मिनिमम होगा। और ये कितना होगा, ई एच अपॉन 4 पाई एम, एम ई लिख सकते हैं और एम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद ये क्या हो जाएगा भाई, वैल्यू पुट करेंगे, बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू कितनी होगी, ई की वैल्यू पुट करो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, यूनिट होती है 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वेयर। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी मैग्नेटिक मोमेंट होगी, और उस मैग्नेटिक मोमेंट को कितना क्या कहेंगे हम, बोर मैग्नेटॉन, कितनी वैल्यू होगी उसकी 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24, और यूनिट ध्यान रखना भाई एम्पियर मीटर स्क्वेयर, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वेयर। अब क्लियर हुआ, इसको थोड़ा और डिटेल करते हैं भाई। और डिटेल क्या करते हैं कि ऑर्बिटल जो ये इलेक्ट्रॉन, देखो हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ऑर्बिट के अंदर ये रिवॉल्व कर रहा है, तो ऑर्बिटल मोशन के कारण इसमें क्या था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल मोशन के कारण क्या आया था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सॉरी ऑर्बिट के कारण इसके अंदर क्या था भाई, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी क्लियर, ठीक है। देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, बिसाइड्स द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इस एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, बाकी आप देख लो एक बार। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा ड्यू टू स्पिनिंग मोशन, स्पिनिंग मोशन के कारण, ठीक है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने स्पिनिंग मोशन, ठीक है। और इस स्पिनिंग मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह के मोमेंटम होंगे, एक तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और दूसरा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस ई एम ई इंटू एस। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, भाई टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, देखो म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं,
मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू एंगुलर, ठीक है, ऑर्बिटल, म्यू एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और म्यू एल क्या है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू एस क्या है, स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, E/2mE इंटू एल तो आया था हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आया था, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया है, ये भी माइनस में था, E/mE इंटू एस, ठीक है। और ये भी किस में है, माइनस में है, नेगेटिव डायरेक्शन आपको बता ही दी थी किसके लिए होगी, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो म्यू इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया, 2mE भी कॉमन लिया, L प्लस 2s, ठीक है। तो ये जो हमने अब किया है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये हमारे इतना यूजफुल नहीं है, बहुत कम 99.9% चांसेस हैं कभी एग्जाम में आने की, ये केमिस्ट्री के अंदर ही होता है स्पिनिंग, ठीक है, स्पिनिंग मोशन केमिस्ट्री में ही होगा। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ एक स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम भी होता है इलेक्ट्रॉन का, और उस स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम के कारण क्या बनेगा, स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, और स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, म्यू एस से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे स्पिनिंग के लिए, E/mE इंटू एस, वेयर E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, mE इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, S इज स्पिनिंग मोशन या स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह के मैग्नेटिक मोमेंट हुए, एक तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, दूसरा स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन का कितना बनेगा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन का बनेगा म्यू इज इक्वल टू एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट प्लस स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों को ऐड किया, ये वैल्यू आएगी म्यू इज इक्वल टू म्यू क्या है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट प्लस स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों का सम किया हमने, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ यहाँ तक आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है जायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होती है, और ये कंप्लीट डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए, डेरिवेशन भी नहीं है इतना, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, और नोट्स जरूर बनाने हैं इस चैप्टर के, क्योंकि देखो जहाँ भी हम जाते जा रहे हैं कंसेप्ट ज़्यादा यूज हो रहे हैं, डेफिनेशंस ज़्यादा आ रही हैं, इतना समझने का कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो अपना होमवर्क रेगुलरली करते रहना बेटे, थैंक यू।